वाले हैं। मोदी साहब कहते थे 370 के बाद अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल मोदी साहब अच्छे दिन आ गए हैं। कश्मीर में जॉब करने वाले लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जो इनोसेंट लोग थे वो इनके ट्रांसफर का मसला था। एलजी साहब, हमने कभी प्रमोशन मांगे ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ रंजना दू प्रकाश और आप देख रहे हैं समय प्रवाह न्यूज चैनल। अगर मरना ही है तो हम अपनी जन्मभूमि जम्मू में मरना चाहेंगे। आप सोच रहे होंगे यह मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन ऐसा ही कहना कश्मीर में कार्यरत जम्मू संभाग के डोगरा आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने गुरुवार को त्रिकुटा नगर स्थित भाजपा मुख्यालय का घेराव के दौरान कहा। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। कश्मीर में कार्यरत जम्मू संभाग के डोगरा आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने गुरुवार को त्रिकुटा नगर स्थित भाजपा मुख्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे 7 महीनों से जम्मू में सड़क पर बैठे हैं। वे सरकार से तबादला नीति बनाने की मांग कर रहे हैं और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर मरना ही है तो वह अपनी जन्मभूमि जम्मू में मरना चाहेंगे। वे घाटी में जाकर अपने और अपने परिवार के भविष्य को अब खतरे में नहीं डालेंगे। हम लोग कश्मीर घाटी में सुरक्षित नहीं हैं। गुरुवार को जम्मू शहर के त्रिकुटा नगर स्थित भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही आरक्षित वर्ग की महिला कर्मचारी ने यह बताया। बुधवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कहा था कि कश्मीर संभाग के कर्मचारी को जम्मू संभाग में स्थानांतरण की कोई नीति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर में कार्यरत डोगरा आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की मांगों के लिए सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है। हालांकि ऐसी कोई भी कमेटी अभी तक नहीं बनी है। इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिस पर लोग नाराजगी जताते हुए भाजपा के घेराव करने गए थे। देखिए इस वीडियो में उपराज्यपाल जी ने क्या कहा। जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज की बात उठाई है। हाँ, ये सच है, दुखद घटना मई में हुई थी और उस समय से ये भाई हमारे हड़ताल पर थे। निरंतर मैं उनके संपर्क में था और उनकी जो लंबे समय से चली आ रही समस्याएं थी, मैंने ईमानदारी से कोशिश की कि उनका समाधान कर दिया है। मैं आपको अब गिन करके बताता हूँ। एक, वो चाहते थे कि सुरक्षित स्थानों पर तैनाती हो जाए। डीसी, एसपी और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके लगभग सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कर दिया गया। कुछ लोग तहसील हेडक्वार्टर पर हैं या रूरल डेवलपमेंट के कुछ हैं जो शहर में नहीं तैनात हो सकते हैं, तो शहर के नजदीक वाले गांव में किया। दूसरी व्यवस्था ये की गई थी कि कहीं भी एक कोई कश्मीरी माइग्रेंट या माइनॉरिटी का एम्प्लॉय किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में अकेले नहीं होगा। हर जगह 2-3 मिनिमम लोग तैनात कर किए गए। तीसरी बात की सुरक्षा की दृष्टि से भी हर जिले में हमने ऑफिसर अपॉइंट किया है। हमारे कार्यालय में भी एक ऑफिसर है जो उनकी ग्रीवांस को सुनता है, उसका कैसे समाधान किया जा सकता है इसकी कोशिश करता है। लंबे समय से उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, वो हमने सारे लोगों के प्रमोशन कर दिए। जो नॉन गजेटेड से गजेटेड में जाने वाले लोग थे वो भी लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी गई। 2015 में ये लोग अपॉइंट हुए थे। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब से मैंने निजी तौर पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा साहब 2014 के जो कर्मचारी थे बाकी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, उनका प्रमोशन अभी हमने खत्म किया है, इन लोगों का भी प्रमोशन कर दिया जाए। एक उनकी दिक्कत है जो स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूं कि वो वाजिब दिक्कत है, उनके आवास की। मुझे याद है कि अब तो जमीन ही नहीं मिलती थी, जमीन दे दी गई। अधिकांश काम के टेंडर हो गए हैं, 1-2 बचे हैं, वो भी जल्दी से हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हम खुद गए थे, चीफ सेक्रेटरी गए थे, कई हमारे सीनियर अफसर गए थे और अब अप्रैल महीने तक 1200 घर और दे दिए जाएंगे। अगले साल भी लगभग 1700-1800 घर हम दे रहे हैं, तो वो सुरक्षित रहें, ये हमारी प्राथमिकता है। और तनख्वाह उनकी, उन लोगों ने मुझसे, मैं सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूँ ताकि उनको भी ये मालूम हो, उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए।
31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो दूसरे माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं जो जम्मू से वहां जाकर के बैठे हैं, वो एक बात उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी हैं। इसलिए कश्मीर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट कार्डर का ऑफिसर अगर पुंछ में है तो वो जम्मू नहीं आ सकता, अगर कश्मीर डिवीजन का एम्प्लॉय है तो वो जम्मू नहीं आ सकता। इस बात को सबको समझना चाहिए। फिर भी मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं, एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बनाई है। संयोग से जो पहले उस कमेटी को हेड कर रहे थे उनका स्थानांतरण हो गया, वो कमेटी विचार कर रही है। मैंने उनको भरोसा दिया है कि अगर कोई गुंजाइश, जब हमें भेजा हमारी पॉलिसी थी, लेकिन 2019 के बाद उस फाइल को दफन कर दिया गया। उसमें सबसे बड़ा ग्राउंड था मेडिकल ग्राउंड, हेल्थ इशू और सिक्योरिटी ग्राउंड। यहाँ सिक्योरिटी नहीं बनती है, आज सिक्योरिटी ग्राउंड नहीं है। आप सोचिए, जिस जम्मू कश्मीर राज्य में डोगरी औरतों ने अपने सर पे बिंदी और संदूर की जगह कफन बांध लिया, आप क्या सोचते हो? क्या सोचते हो बताइए? ये माँ आपसे पूछती है, सर मुझे आपका नाम भी नहीं पता, मैंने विपिन सर से सुना, लेकिन आप बताइए, एक माँ आपसे पूछती है कि मुझे वहाँ रहने के लिए छत नहीं है, मुझे पहाड़ी पे आपने सिक्योरिटी देनी है। एलजी साहब ने हमें क्या कहा? हमें उनसे कोई मतलब नहीं। आपको हम लोगों ने, हमारे समाज के नुमाइंदे हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे अपने समाज के नुमाइंदे, इनसे हम पूछना चाहते हैं, भाई आप हमारे घरों में आते रहे लगातार वोट लेने के लिए, आज आपको ये डोगरी बहने और भाई हमारे बूढ़े माँ बाप जिनको आपने रास्ते पे मजबूर कर दिया, वो आपसे पूछते हैं कि आप आज 7 महीने के बाद कहते हो कि हम सेंटर में आपकी आवाज पहुंचाएंगे। क्यों भाई? आपके बालों में हमारी आवाज आज गई? इतना भेदभाव क्यों? कश्मीर के अंदर 2 मिनॉरिटीज काम करती है, लेकिन इतना भेदभाव डोगरों के साथ क्यों? क्योंकि हम डोगरों ने आपको, बीजेपी को सपोर्ट की। मैं सीधे सीना ठोक के कहती हूँ कि हमने आपको सपोर्ट की, आपकी पॉलिसीज को हमने सपोर्ट की। हमें उस बात की सजा मिल रही है। आपने कहा वहाँ पर तिरंगे लगाने हैं, हम सल्यूट करते हैं अपने देश के झंडे को। जिस देश के झंडे में, जिस मातृभूमि में मेरा जन्म हुआ, मैं भी हिंदुस्तानी महिला हूँ, गर्व से कहते हैं हमने वहाँ झंडे चढ़वाए, हमने राष्ट्रीय गान गनवाए। आज हमें उसी चीजों की सजा मिल रही है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा हमें? कौन बचाएगा? सर बताइए प्लीज। एक माँ आपसे पूछती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, इन बहनों को 25 साल की उम्र में ये महिलाएं वहाँ गई थी जब शादी नहीं हुई थी, आज ये बूढ़ी हो गई हैं। इनके माँ बाप, बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की अंतिम क्रिया भी नहीं कर सके, अंतिम क्रिया में भी उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि कश्मीर का रास्ता कैसा है, सुबह निकलते हैं पता ही नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने अपने माँ बाप की शव को आग नहीं दे सके। आप बताइए, ये काले कानून की सजा है। इंटर डिस्ट्रिक्ट, कैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट कैडर, यूटी कैडर यूटी आपने बनाई। हमें खुशी हुई कि भाजपा की सरकार आई, क्यों हमारी कमेटीज का गठन किया? क्यों हमें 7 महीने यहाँ बैठा के रखा? जाने देना था, फिर लाशों की लाशें वहाँ से आती रहती, फिर बना देंगे ट्रांसफर पॉलिसी। चाहिए लोगों को। आज 7 महीने के बाद ये हमें कहते हैं कि आपके लिए वहाँ पुख्ता इंतजाम किया है। कौन से क्वार्टर्स बनाया है जी साहब आपने हमारे लिए? कौन से बनाया? डिपार्टमेंटल कौन से क्वार्टर्स हमारे लिए वहाँ पर बनाया आपने? हमें बताए तो सही, क्या बनाया आपने? 7 महीने से हम यहाँ बैठे हुए, आप हमें एक काम बताए कि हमने आप लोगों के लिए किया। 15 साल से आपने भेड़ बकरियों को कश्मीर के अंदर डाला हुआ है, 15 साल हो गया वहाँ ड्यूटी देते हुए। कभी हमने ये नहीं कहा इनसे कि हमें वहाँ डर लगता है, इनसिक्योर है। अगर टारगेट किलिंग हो रही है, इसमें हमारा क्या कसूर था? लगातार थ्रेट लेटर्स आ रही है, लगातार लिस्टें जारी की जा रही है, लगातार टीआरएफ ये कह रही है कि देखिए जी अगर आप यहाँ पर आके नौकरी करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, और दूसरा डीसी कह रही है कि आपके लिए वहाँ पर पुख्ता इंतजाम है। किस तरह देखते हैं दोनों चीजों को? सर पुख्ता इंतजाम किन चीजों का आप मुझे बताइए, और कौन सी सिक्योरिटी वहाँ पर? क्या एक एम्प्लॉइज को ये सेट सिक्योरिटी के अंदर रख सकते हैं? ये रखे एक एम्प्लॉइज को सेट सिक्योरिटी के अंदर, तो हम जाने के लिए तैयार है। ये पॉसिबल नहीं है। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉइज को कश्मीर में डाला था, ये कहकर कि कश्मीर जो है वो सेफर प्लेस है, तो फिर वहाँ पर ही जहाँ डाला था वहाँ पर ही उनकी वो थ्रेट लेटर्स आना स्टार्ट हो गए। बताइए कौन सी जगह आज की डेट में, कौन सी जगह है कश्मीर के अंदर जो सेफ है? और रिटर्न में रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। आप 7 महीने हमें लटका कर, हमारी सैलरी बंद कर कर, हमारे लिए कमेटीज बनाकर 2-2, 3-3, और फिर हमें आज 7 महीने के बाद कहते हैं कि आपके लिए इंतजाम किया है। भाई रिटर्न में रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, हमारे एक एम्प्लॉइज की, हमारे बच्चों की रिटर्न में जिम्मेदारी लीजिए।
कीजिए, फिर हम जाएंगे कश्मीर। आपके वर्बल इंश्योरेंस से कुछ नहीं होता। आपने राजकुमार जी जो जिसने अपनी बीवी को खोया उसको भी आपने वर्बल इंश्योर किया था। जब एक मरे हुए का इंसाफ नहीं दिला सकते तो आप जिंदा लोगों को कहां से आपकी इतनी हैसियत हो जाएगी कि आप इंसाफ दिलाओगे? आप मरवाओगे और आप हमें जानबूझ के वहाँ मरने के लिए भेज रहे हो। आप सोचते हो ये लोग हैं डोगरे, ये बलि के बकरे हैं, इनको वहाँ भेजना है। दो कम्युनिटी यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठी है, वहाँ कश्मीरी पंडित हमारे बहन भाई हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। अगर हमने अपने वहाँ पर लगाया गया था, ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक बनी नहीं है कि इनको जम्मू में शिफ्ट किया जाए। तो यही तो हम कह रहे हैं भाई, 2006-7 में एक इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी जिसके अंदर ट्रांसफर प्रोविजन नहीं था। उस प्रोविजन को बनाने के लिए आपने हमें अश्योर किया और एक कमेटी बनाई, रिकॉन्स्टिट्यूट की, 2 बार चेयरमैन बनाए। उस कमेटी ने आज तक क्या किया? आप हमें घर बैठे सैलरी नहीं देना चाहते हैं। जो कमेटी आपने बनाई वो बिना काम के सैलरी ले रही है, वो क्या काम कर रही है? आपकी मुलाकात हुई थी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, क्या बात हुई थी, क्या फैसला उस मीटिंग में हुआ? हमारी गवर्नर साहब से भी मुलाकात हुई, हमारी जो चेयरमैन बनाए हैं रोहित कंसल साहब जी, उससे भी हमारी मीटिंग हुई। सब ने कहा हाँ आपकी ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी, हम कोई ना कोई प्रोविजन आपके लिए ढूंढेंगे। और 7 महीने के बाद अगर गवर्नर साहब ने चुप्पी तोड़ी है तो हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि आपने अपनी चुप्पी तोड़ी हमें लेकर। आपका हम इस बात का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने चुप्पी तोड़ी। और चुप्पी ये तोड़ी कि हमने 4 महीने तक आपको सैलरी दी। वो 4 महीने सैलरी क्यों दी? वो भी बंद रखनी चाहिए थी। फिर उसके बाद वो 4 महीने जो आपने सैलरी दी थी वो क्यों दी थी? उसके आगे बंद क्यों कर दी? ये कहना है कि उन्होंने समय मांगा था, हमें उनको समय दिया था, 31 अगस्त तक हमने समय दिया था आप सबको। हाँ, उन्होंने हमें 31 अगस्त तक दिया समय कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी। नहीं बनी ट्रांसफर पॉलिसी तो हम जहाँ बैठे हैं। हमने थोड़ी बनानी थी ट्रांसफर पॉलिसी, गवर्नमेंट ने बनानी है, उसके लिए कमेटी बनी हुई है जनाब। तो अगर वो खुद ही डेडलाइन देते हैं और खुद ही अपनी डेडलाइन तोड़ देते हैं तो उसमें हमारा क्या कसूर है? रही बात अकोमोडेशन की, हमारा एक भी मुलाजिम जम्मू डोगरा जम्मू का हिंदू जो जहां नौकरी कर रहा है, मैं जहां जम्मू के हिंदू समाज को भी कहना चाहता हूं कि आप कश्मीर के खाली सेब और अखरोट मत खाओ। आज हमारी बारी है, कल आपकी भी बारी लगेगी। आपका क्या कहना है मैडम? आज आपने यहाँ पे एक नारा दिया है कि जान बचाएं या फिर नौकरी बचाएं, अब वही नारा जो है आपके सामने खड़ा हो चुका है, आपको जाना पड़ेगा कश्मीर। सर कश्मीर तो हम किसी हालत में नहीं जाएंगे, ट्रांसफर पॉलिसी लेके जाएंगे। और अगर एलजी साहब चाहते हैं कि ये कश्मीर वापस जाए, उनको ट्रांसफर पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठकर हमारे साथ वादा किया था आपकी ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी, तभी उन्होंने कमेटीज बनाई। तो फिर उन्होंने, इसका मतलब है कि आज उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जिस पोस्ट पे बैठे उसका उल्लंघन कर दिया, भारत के संविधान का उन्होंने उल्लंघन किया है ना, जब वो खुद अपनी ही स्टेटमेंट से पीछे हट जाते हैं कि आपके लिए पुख्ता इंतजाम किया है। वो लोग नाम लिख कर रिटर्न में अपनी वो मोहरें उन्होंने लगाई हुई है टीआरएफ की, तो लेटर्स निकाल रही हैं। एलजी साहब भी अपनी एक स्टैंप लगाएं और हमारे सबके नाम लिखे और लिखे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, चले जाएंगे। उनके हौसले देखो और हमारी सरकार के हौसले देखो। वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक